नवरात्रि खत्म होते नवमी को और दशमी के दिन हम विजयदशमी दशहरा मनाते हैं। हम कहते हैं भगवान राम ने इस दिन रावण को मारा था। हम कहते हैं ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, ये पाप पर पुण्य की जीत है। हथियारों की पूजा करते हैं इस दिन। खेजड़ी का पेड़ अपना मुख्य पेड़ था, तो खेजड़ी की पूजा करते हैं। हथियारों की पूजा की जाती है, खेजड़ी की पूजा की जाती है, क्योंकि युद्ध हथियारों से जीता होगा, इसलिए हथियारों की पूजा स्वाभाविक सी बात। आज भी लोग घरों के अंदर किसी के यदि पुरानी कोई बंदूक, भाला, तलवार कुछ रखा हुआ हो तो उनकी निकाल के पूजा कर ही लेते हैं। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी तब भी की जाती। फौज सेना ढंग से कर लेती है अपने। राजा महाराजाओं के टाइम में मैंने जब सामंती व्यवस्था पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था कि दशहरा मुख्य त्योहार हुआ करता था। अक्सर तो जो राजा महाराजा थे वो दशहरे पर अपनी सेना लेके निकला करते थे, आसपास के क्षेत्र वगैरह जीतने की कोशिश किया करते थे। पर मुझे लगता है अब तलवार पूजने से क्या मतलब है, अब तलवार का टाइम थोड़ी। अब यदि पूजा करनी है आपको तो पेन की पूजा की जाए। तो पेन लाए जाए, 5-10 पेन लेके आ जाओ, 5-5 रुपए वाले लियो भाई, ज्यादा क्यों लाओ। अपने भांत बनती ले रंग बिरंगी लियो, थोड़े 5-10 पेन रखो, उनकी अगरबत्ती कर। लोकतंत्र का हथियार पेन है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं आपकी किस्मत पेन से बदलेगी। जब आप एसडीएम लग जाएंगे तब किसी की किस्मत बदलना चाहेंगे तो भी पेन से बदले। अब यदि पूजा की जानी चाहिए तो तलवार बंदूकों की तो नहीं होनी चाहिए, जिनके यूज आते हैं वो करें, बाकी पेन की पूजा की जाए। और हम सब तो चूंकि विद्यार्थी हैं इसलिए अपने लिए तो महत्वपूर्ण चीज ये है, ये कलम भाग्य उदय कर सकती है आपका। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इस दशहरे को सब लोग पेन की पूजा करेंगे, वास्तव में कर लेना, सद्बुद्धि आएगी। खेजड़ी की पूजा करते हैं, हथियारों की पूजा करते हैं। खेजड़ी तो अपना मुख्य वृक्ष है, राजस्थान का तो स्टेट ट्री और है। अपने ले दे कि खेजड़ी ही था जी, और वृक्ष ही कौन सा था अपने आप, और कहाँ अमरूद की पूजा करते तो अपने। फिर अब आपकी मान डाकण कुण करे। हमने खेजड़ी की भी प्रशंसाएं की और हमने कहा साहब खेजड़ी खेजड़ी थोड़ी, खेजड़ी का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो काम ना आए। हमने कहा उसकी जड़ें और उसकी छाल दवाइयां बनाने के काम आती है, स्किन डिजीज की दवाइयां बनती है, चर्म रोग की। हमने कहा लकड़ी कुछ ही काम लो, फर्नीचर के काम लो, जलाने के लिए काम में लो। उसकी पत्तियां तो गांव में तो लूंग है, भेड़ बकरियां खाती वही है। उसका फल तो सांगरी। और मुझे लगता है यार शहर वालों को कई बार बड़ा थैंक यू बोलने का जीव करता है कि शहर वालों आपने हमारे गांव की सांगरी को जो इज्जत बख्शी है, इस बात के लिए कोटि कोटि प्रणाम आपको। वरना बापड़ी सांगरी की गांव में क्या इज्जत। यहाँ पता चलता है यार सांगरी मार्केट में 1000 रुपए किलो मिलती। क्या बात है, वो इतनी महंगी। गांव में सांगरी वाली रुत में मम्मी महीने भर तक सुबह शाम सांगरी बनाती है। हाथ जोड़ने पड़ते हैं कई बार तो चिबड़ी खिला दे, चिबड़ी मतलब काचर, कोई मिर्च रगड़ के खिला दे। इस सांगरी से तो पीछा छुड़ा। और शहर के अंदर आके वही सांगरी शादियों में बनती है। शादियों में जिसके सांगरी की सब्जी लोग तारीफें करते हैं, अरे बड़ा खर्चा किया था उन्होंने। कैसे भाई, क्या खर्चा किया? अरे जो सांगरी की सब्जी थी। मैं कहूँ गांव में किसी बारात को यदि सांगरी की सब्जी खिला दो, लोग धूड़ फेंक के जाए, धूड़। शर्म नहीं आई, मंगतों ने सांगरी खिलाई, कोई ढंग की सब्जी नहीं बची थी उनके। तो ये किस्सा तो मैंने कभी पहले बताया होगा आपको। मैं नया नया तैयारी करने के लिए आया था इधर, क्लास में कोई लोकल जयपुर के दोस्त बन गए। जयपुर में यहाँ कोई एक रेस्टोरेंट है चौकी ढाणी नाम करके, और उसने एक दिन मुझे कहा यार इस बार संडे को चौकी ढाणी चले आपने। मुझे लगा यार भगवान जाने क्या ढाणी वाणी नाम ले रहा है, तो क्यों, वहाँ क्या है? वो रेस्टोरेंट है। मैं अच्छा होटल है, खाने वाली होटल है। हाँ, वहाँ ऐसा क्या है कि वहाँ चले? वहाँ ना झोंपड़े बने हुए हैं। अच्छा, फिर वहाँ ना नीचे बिठा के खाना खिलाते हैं। हाँ जी। आगे का बाजरे की रोटी और सांगरी की सब्जी खिलाते हैं, वहाँ पे मजा आ जाता है। मैंने कहा भाई ये मजे मैंने तो 20 साल लिए हैं गाँव में, और मजे नहीं थे, सजा है सजा। तू ही खाई, बाजरी खा खा के कंठ छुल जाते हैं। रात को सूखी हुई सुबह वापस दे दिया करते थे। तुम शहर वाले कभी कभी खाते हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि वाओ टेस्ट चेंज करने के लिए आज बाजरी खा लेते हैं। डेली डेली खानी पड़े ना तो पल्ले पड़ जाए चीजें। और सांगरी क्यों, मुझे तो याद आता है सांगरी सूख जाती तो बनते थे खोखे, दोनों जेब में भरे हुए, सुबह शाम सारे दिन खोखे खाते वो। खेजड़ी भाई अपना वो वृक्ष है जिसके हर चीज काम में आए, तो खेजड़ी की पूजा करें। हम कहते हैं दशहरे सबसे अच्छे राजस्थान के अंदर यदि कहीं दशहरा होता है तो वो तो होता है कोटा। अपने कोटा का दशहरा बहुत फेमस। और भारत में सबसे अच्छा दशहरा कहीं पर हो तो मैसूर। दशहरे पे एक और बात कि दशहरे पे लीलटास पक्षी के दर्शन करने चाहिए, और लीलटास पक्षी के दर्शन करो तो शुभ माने जाते हैं। आप में से कईयों को लगेगा सर लीलटास क्या, तो मैं कहूँ कि नीले रंग की छोटी सी चिड़िया आती है, कंठ नीले होते हैं उसके, नीलकंठ चिड़िया भी बोलते हैं गाँव की भाषा में, अपने उसको लीलटास कर देते हैं। आप में से कई बच्चों को अब भी नहीं समझ में आएगा कि सर नहीं नीलकंठ भी हमारे तो पल्ले नहीं पड़ रहा है। फिर मैं कहूँ कि किंगफिशर वो नीलकंठ है आपका, वो लीलटास है। मुझे लगता है अब आप एग्जैक्टली वहीं पहुंचे होंगे जहां पर मैं आपको पहुंचाना चाहता था। किंगफिशर वाले पे देख लेना आप, इस बार थोड़ा ढंग से उसको लाओ तब देखना।
कि क्या बना हुआ उस पे। कहानी है कि भगवान राम जब रावण से लड़ रहे थे और रावण मर नहीं रहा था, राम ने पूछा क्या तोड़ है इसका। अब शिव जी के वरदान दिए हुए, शिव जी का स्टूडेंट है, आज मरे निकल मले। भगवान राम ने भगवान शिव की आराधना की, शिव प्रकट हुए, कहा बोलो क्या चाहिए। प्रकट क्या हुए मतलब राम जी ने शिव जी की आराधना की और शिव जी कहा कि महाराज स्टूडेंट आपका है, कोई तो कमी बताओ इसकी जिसे मारा जाए, मर ही नहीं रहा है। और कहते शिव ने नीलकंठ पक्षी के रूप में दर्शन दिए। देवताओं और दानवों के समुद्र मंथन में जब जहर निकला था तो उस हलाहल को पीने वाले भगवान शिव थे, इसलिए उनके कंठ नीले पड़ गए थे, इसलिए हम उन्हें नीलकंठ के रूप में याद करते हैं। और शिव ने नीलकंठ पक्षी के रूप में जैसे दर्शन दिए, इस बार भगवान राम ने अपना धनुष ने छोड़ के हाथ जोड़े और अगली बार जब अपना धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया तो रावण की नाभि के अंदर मारा और रावण मर जाता है। इसलिए कहा गया कि यदि दशहरे वाले दिन आप भी नीलकंठ पक्षी को देख लो, लीलटांस या किंगफिशर को देख लो, वो 12-25 है। हम जब पढ़ा करते थे, नागौर के एक पंडित जी आया करते थे हमेशा हमारे साथ में, वो एक अक्सर कहानी सुनाया करते थे। क्लास में सर ने कहा कि लीलटांस पक्षी को इस दिन देखा जाए तो दर्शन शुभ माने जाते हैं। बच्चों ने क्लास में पूछा सर कैसे, दिलीप सर ने कहा यार देखते हैं तो बस अच्छे होते हैं। पंडित जी खड़े और पंडित जी ने कहा सर मैं बताता हूँ। फिर पंडित जी एक कहानी सुनाते थे। कहानी क्या था, जोक टाइप का था कि एक बार कोई किसान था और अकाल पड़े, कई साल तक कर्जा हो गया किसान की बहुत ज्यादा, भांडे बिकने की नौबत आ गई। किसान पंडित जी के पास गया और पंडित जी जाकर पंडित जी यार हाथ दे के कोई इलाज बताओ कि कर्जा खत्म हो, राम जी राजी हो, बरसात हो, फसलें हो, घर में लुगाई टाबर लड़ते हैं यार, घाटे की लड़ाई है, टाबरों की कोई सगाई ब्याह नहीं हो रही हमारे। तो पंडित जी ने पतड़े देख के पंडित जी ने कहा कुछ नहीं करना आपने, तो दशहरे वाले दिन लीलटांस देख लेना, 12-25 है। उसने कहा पक्का खाली लीलटांस देखना। अरे तू देख तो सही। किसान भाई उस दिन सुबह सुबह एकदम धोले चिट्टे पहन के निकला, पूरा जंगल घूम गया, लीलटांस नहीं दिखे कहीं पर। उसको लगा यार काम तो कठिन है और कठिन काम पूरा होता है तब वास्तव में फल मिलता है। चलता गया जंगल में, आगे एक कोई लीलटांस मरी भी पड़ी थी और किसान ने कहा ये तो पूछना ही भूल गए, जिंदा देखनी थी मरी भी देखनी थी। फिर किसान ने कहा छोड़ो अपने इसको जेब में डाल लेते हैं, देखते नहीं है अभी तो, पंडित जी से जाके पूछ लेंगे, मरी भी देखनी होगी तो देख लेंगे, नहीं से वापस आया पंडित जी को कहा पंडित जी पूछना तो भूल ही गया था कि जिंदा देखनी थी मरी भी देखनी थी। पंडित जी ने कहा मरी भी देख मत लेना, 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी, है वो भी बिक जाएंगे, लुगाई टबर तेरे को ठोकेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, कर्जा सिर पे और हो जाएगा। किसान ने लीलटांस मरी हुई जो जेब में डाल रखी थी निकाल, इनका पंडित जी हम तो बर्बाद हो ही गए, अब तुम और थोड़े देख लो इसको, बर्बाद हो जाओ। तो वो बात है भाई, तो लीलटांस देखी जानी चाहिए पर जिंदा देखनी है, आप मरी हुई मत देख लेना लीलटांस।